हम डिपेंडेंसी शुरू कर देते हैं वो नहीं होनी चाहिए। पहले डिस्कस करना है। 23rd, identify the wrong statement. A body can have momentum without mechanical energy. Yes. मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होता है? पोटेंशियल और, अच्छा पोटेंशियल नेगेटिव हो सकती है क्या? हो सकती है ना। तो देखो किसी के पास मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। नहीं समझ में आई बात? अब जितनी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है उतनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रही तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। बस इतना ही था। हाँ जी। वेलोसिटी और हाइट का फॉर्मूला याद करना है दो, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूं सिर्फ वेलोसिटी और हाइट वाला याद रखना है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब काट दो। 60, तो फिर डिस्कस ही कर लें ढंग से। ठीक है फिर अभी टाइम वेस्ट होगा एक काम करें सेंट्रोमास शुरू कर दें, क्योंकि सेंट्रोमास में वो स्प्रिंग वाले सवाल आएंगे सारे, वहां से ज्यादा बेटर तरीके से सोल्व होंगे, है ना? हाँ तो सेंटर ऑफ मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट और बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है। नीट लेवल पे बहुत इजी सवाल आते हैं और बिल्कुल ही मुश्किल नहीं आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से समझना सेंटर ऑफ मास होता क्या है। राइट, सेंटर ऑफ मास। अब इसमें कुछ चीजें हमें अच्छे से फोकस करनी है और समझनी है। पहली टर्म मास मोमेंट। क्या? मास मोमेंट। मास मोमेंट क्या होता है ध्यान से समझे देखिए कोई भी पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, राइट, और एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है वो आर है, पार्टिकल यहां रखा हुआ एम मास का, तो इसका जो मास मोमेंट होता है, मास मोमेंट, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू पोजीशन वेक्टर। इसको मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ मास। ये बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा काम आएगी, पर कुछ सवालों में आपके ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के अंदर सिर्फ आर या सिर्फ मास का रोल नहीं होता, बल्कि मास मोमेंट का रोल होता है, और मास मोमेंट मास और पोजीशन का प्रोडक्ट है। तो आप सिर्फ आर से सेंटर मास का पोजीशन डिसाइड नहीं होता, सिर्फ मास से डिसाइड नहीं होता, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। राइट, अब यहां समझना है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है कि मान लो, अच्छा एक बात और क्लियर कर लें कि दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। वन इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्क्रीट का मतलब बिखरा हुआ, एक यहां दूसरा यहां ऐसे पड़ा हुआ है। एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसे इसका मास किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस। अर्थ अर्थ का किस तरह का है? इस टेबल का कैसा है? नहीं समझ में आई बात? पर ऐसी टेबल्स स्पेस में बहुत सारी अलग अलग रख दूं तो वो डिस्क्रीट कहलाएगा। नहीं समझ में आई बात? अर्थ का खुद का मास तो क्या है? कंटिन्यूअस। पर स्पेस के अंदर बहुत सारे प्लेनेट्स जो बिखरे हुए हैं उनको डिस्क्रीट बोलेंगे। नहीं समझ में आई बात? बहुत बेसिक चीज है, राइट? तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब यहां एक बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और आसान। What is the center of mass actually? It is the point at which whole mass of the system supposed to be concentrate for dealing of translative motion of the system. जो लास्ट लाइन आई है मैं दोबारा समझाता हूं ध्यान से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, उसको दिमाग में रखना होता है। बच्चे क्या करते हैं कई बार मर्जी में आ जाए सेंटर मास को लेकर आ जाते हैं, सब यहाँ सेंटर मास पे मान लिया जाए तो क्या होगा, मैंने तो सेंटर मास पे लेके किया था क्यों नहीं आंसर आया? अरे भाई हर जगह सेंटर मास से आप सवाल को सोल्व नहीं कर सकते यार, आपको पता होना चाहिए सेंटर मास का लॉजिक लगाना कहाँ है। हम सेंटर मास को क्यों यूज करते हैं? बेसिक चीज आप मुझे बताइए कि जैसे मान ले हमारे पास वो डस्टर है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये डस्टर है और इस सरफेस पे रखा हो, ध्यान से समझना। अगर मैं इस डस्टर पर ऐसे फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा? देखिए रोटेट हो रहा है और ट्रांसलेट भी हुआ। अरे हुआ ना भाई, देखो यहां तक यहां रखा मैंने, या इस सरफेस पर रख देता हूं, यहां बिल्कुल एंड पे रखा है। यहाँ अब यहां फोर्स लगाया तो देखो ये ट्रांसलेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, यहां से आगे भी शिफ्ट हो गया और घूमा भी, तो इसके पास रोटेशनल इफेक्ट भी है। और अगर आप यही फोर्स एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो ये सिर्फ ट्रांसलेट होगा, ये सिर्फ। नहीं समझ में आई बात? अब ध्यान से समझना, हमें किसी ऑब्जेक्ट के
अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सभी पार्टिकल्स के ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करें इंडिविजुअली, या पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान ले, उसको सेंटर ऑफ मास बोल दें, उसकी मोशन को स्टडी कर ले। तो हम जब डेफिनेशन देते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो इसको बोलते हैं इट इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम सपोज टू बी कंसंट्रेट फॉर व्हाट, किस खुशी में, फॉर डीलिंग ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द सिस्टम। नहीं समझ में आई बात? फिर हम अलग अलग एप्लीकेशन सेक्शन के अंदर बात करेंगे कि कहां पे मुझे सेंटर ऑफ मास का लॉजिक लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। आप इमेजिन करो कि अगर हर जगह यार सेंटर ऑफ मास का लॉजिक लग जाता, तो फिर तो हम क्यों पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़े खुश रहे। जितनी भी एक्सटेंडेड रिजिड बॉडीज है, सबका सब मास एक पॉइंट पे मान लें, उसको घुमाते रहे आसपास सर्कल की फॉर्म में। पर हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप देखेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर एक क्वांटिटी आती है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है जो सेंटर ऑफ मास की होती है। वो भी कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान लिया जाए, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करने पे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से मिला था, तो वहां पे वो काम रेडियस ऑफ गायरेशन करेगी रोटेशनल मोशन के अंदर। पर आप कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप हर जगह सेंटर ऑफ मास को आंखें बंद करके यूज नहीं कर सकते। जहां यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखो, सेंटर ऑफ मास की लिखो। अभी एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, दूसरी डेफिनेशन मास मोमेंट को यूज करके बाद में लिखाएंगे, जब हम प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन को कैसे देखा जाता है। लिखो, सेंटर ऑफ मास, center of mass of system of particles, center of mass of system of particles is a point, is a point at which, is a point at which whole mass, at which whole mass of the system, whole mass of the system supposed to be concentrate, whole mass of the system supposed to be concentrate for dealing of, for dealing of translatory motion of the system, for dealing of translatory motion of the system. अब इसको थोड़ा समझें। मास मोमेंट आपकी समझ में आ गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द मास, राइट। अब ध्यान से समझना, अगर सेंटर ऑफ मास की जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसको मैं यूज करके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल सी बात करनी पड़ेगी कि देखिए बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझना कि मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। और एक्स वाई प्लेन के अंदर कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं। एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका मास जो है वो m1 है, राइट। दूसरा पार्टिकल यहां रखा हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है और इसका जो मास है वो m2 है। एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है, इसका मास m3 में कंसिडर कर लेता हूं और पोजीशन वेक्टर r3 है। इसी तरीके से एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है जिसका मास हम mn मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर rn है। ऐसे n पार्टिकल सिस्टम है। अब इस पार्टिकल n पार्टिकल सिस्टम को अगर मैं मानता हूं तो n पार्टिकल सिस्टम के अंदर सारे के सारे सिस्टम को मैं एक ऐसे सिस्टम अज्यूम कर लेता हूं, ये जो मैं डॉटेड क्लोज पाथ बना रहा हूं इसके अंदर सारा का सारा सिस्टम मैंने मान लिया। आप मुझे बताइए, ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन के अबाउट इन सभी पार्टिकल्स के मास मोमेंट का वेक्टर सम करना चाहूं तो क्या मिलेगा, जरा बताइए, बोलिए। व्हाट विल बी द मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? m1 r1 प्लस m2 अप टू दी mn rn। परफेक्ट, दिस इज व्हाट मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम ना। पूरे के पूरे सिस्टम के मास मोमेंट का वेक्टर सम ये है कि नहीं? अरे बोलो। अब मैं आपसे कहता हूं कि सारा का सारा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान लेता हूं, लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान से समझना, इफ होल मास ऑफ दिस सिस्टम सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, in that situation this mass is capital M is written as m1 plus m2 up to mn ना? बोले भाई, अब ध्यान से समझे,
ये मास है और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास माना है ना आपने, तो यहां का जो पोजीशन वेक्टर उसको क्या आर सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं। हमारी डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास क्या है कि सब पूरा का पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान लो तो उसको मैं सेंटर ऑफ मास बोलूंगा। अगर ये पार्टिकल इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिनोट करता है तो इस सिस्टम के मास मोमेंट का वेक्टर सम उसके मास मोमेंट के बराबर भी होना चाहिए। आप मुझे बताइए उसका मास मोमेंट कितना होगा, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय आर सेंटर ऑफ मास ना। क्या ये मास मोमेंट इनके बराबर होना चाहिए? इनको हम बराबर कर देंगे तो आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला बताइए, m1r1 प्लस m2r2 अप टू दी mn divided by capital M ना, but capital M is what? m1 plus m2 up to the mn। इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि साहब देखिए, इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसे लिखूंगा 1 बाय कैपिटल M तो बाहर आ जाएगा टोटल मास, और ये I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू n तक एम आई आर आई। अरे नहीं समझ में आया, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं होता। कभी जिंदगी में इसमें कोई सवाल देखा? लिखने का तरीका मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ समेशन कर दिया आपने, सम कर दिया, इन सबके मास मोमेंट का सम कर दिया, ये समेशन का सिंबल है। कहां से कहां तक सिंबल समेशन किया कि सब पहले पार्टिकल से nth पार्टिकल, तो एम आई आर आई, आई इज द आइथ पार्टिकल। आइथ पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ये पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, nth भी हो सकता है। तो आई की जगह आपने क्या लिखा था, इसका टोटल सम तो क्या आ जाएगा कैपिटल एम, तो 1 बाई कैपिटल एम बाहर ले लिया और इसका समेशन लिख दिया आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू n एम आई आर आई। नहीं समझ में आई बात? तो ये अगर चाहें तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें, कोई फर्क नहीं चलेगा। हमें एक बात समझ में आ गई कि ये पूरा का पूरा पॉइंट जहां आपने पूरा मास कंसंट्रेट माना है उसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं आर सेंटर मास लिख दूं तो इसका मास मोमेंट डेफिनेटली सिस्टम के मास मोमेंट के वेक्टर सम के, यही तो हमने डेफिनेशन लिखी। नहीं समझ में आई बात? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? इट इज द पॉइंट एट व्हिच होल मास ऑफ द सिस्टम सपोज्ड टू बी कंसंट्रेट फॉर व्हाट? फॉर डीलिंग ऑफ ट्रांसलेटिव मोशन ऑफ द सिस्टम। तो याद रहे, मैं हर जगह तुम्हें कुछ ना कुछ करेक्शन ऐसी बताता हूं जो याद रखनी होती। मैंने कहा था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स पे खत्म नहीं करना है। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यहां खत्म करना है। नहीं समझ में आई बात? जब एक्सेलरेशन की बात करें तो जब डीवी बाई डी दिमाग में आता है, सेम मोमेंट पर वी डीवी बाई डी एस भी आना चाहिए। इसी तरह जब सेंटर मास को डिफाइन करो तो सिर्फ एक पॉइंट दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सब वो पॉइंट जहां पूरा का पूरा मास कंसेंट्रेट माना जाता है, उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर डीलिंग ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द सिस्टम, ताकि हम ये समझ सकें कि कब हमें सेंटर मास का कंसेप्ट यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। नाउ यू हैव टू कॉपी इट। हाँ, उसमें किसी भी तरह से ट्रांसलेटरी मोशन का इन्वॉल्व होना जरूरी है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मास मोमेंट देखो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, सबका मोमेंट डिफाइंड होता है। तो मोमेंट कुछ नहीं, एक रोटेशनल इफेक्ट देने वाली क्वांटिटी होती है। जैसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, ऐसे मास तो इनर्शिया है। मास मोमेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर, नथिंग एल्स। अलग अलग तरह से आता है, इट मे बी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इज नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है मास मोमेंट एक क्वांटिटी होगी जिसका डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है जैसे आर कोस ए आर कोस पी, तो फिर हमें निकालना पड़ता है। कर लिया कॉपी? इसको तो कर लिया, वेरी गुड।
है बेटा, ये वाला फॉर्मूला ना, यस, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने। अभी अपन करेंगे सवाल बहुत सारे। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ अपनी, ठीक है, क्लासेस का शेड्यूल। जो हाँ हाँ, अरे इसको तो भूल जा, लिख लिया तो अच्छी बात है, फिर भी काट लो उसको, जबरदस्ती परेशान हो गए बाद में। है तो कुछ नहीं ना, कुछ बच्चे जबरदस्ती परेशान होते रहते हैं, कुछ नहीं बस। अब ये समझ में आ गया ना? अरे आ गया ना समझ में? नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल सिस्टम को ठीक से स्टडी करना है, उससे कुछ सवाल करना है, फिर बाकी एन पार्टिकल सिस्टम के लिए हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। या कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए और उसको टिल दी एंड आंसर पहुंचना है बस। शिफ्टिंग विफ्टिंग वाले सवाल आते हैं, वो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, वो मैं सिखा दूंगा, बहुत आसान है। पहले आप ध्यान से समझे। हम अगर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करें, लिखो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, राइट? ये ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ध्यान से समझना, अगर ये पार्टिकल m1 मास का यहां रखा हुआ है, दूसरा पार्टिकल m2 मास का यहां रखा हुआ है, m1 मास का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है, और m2 मास का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। अगर मान लो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, और डेफिनेटली आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा ना, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास यहां बोल देता हूं सब, ये COM है सिस्टम का, तो इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O R सेंटर ऑफ मास लिख दिया जाए। इस सिचुएशन में R सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या मिलेगी, तुम ही बता दो? M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें बिल्कुल भी। अब ध्यान से समझना, तुम खुद ही जवाब देना है तुम्हें। अगर मैं इस ओरिजिन को धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास के पास लाना शुरू करूं तो ये बढ़ेगा या कम होगा? परफेक्ट। इसको उठा के सेंटर ऑफ मास पर लेके आ गया तो ये क्या हो गया? अब ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास बन गया, तो R1 क्या होगा? ये, और R2 ये। नहीं समझ में आया? समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, एक नई डेफिनेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की। इफ origin is considered at COM, मतलब COM ही ओरिजिन मान लिया जाए, तो ये R सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो ना। तो आप खुद लिखोगे कि साहब R सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? जीरो। दैट मीन्स वी कैन से M1 R1 प्लस M2 R2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो ना। जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज जीरो। तो आप मुझे बताइए यहां से क्या तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि साहब वास्तव में सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल्स के मास मोमेंट का वेक्टर सम जीरो है। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझना, इसको मैं यहां बता रहा हूं, ये ऐसे थे ना हमारे पार्टिकल्स, बताइए M2 है कि नहीं, ये M1 है कि नहीं, बताओ ना यार। ये सेंटर ऑफ मास ले लिया COM, क्या यही ओरिजिन मान लिया? तो बताइए ये R1 होगा नहीं होगा? ये R2 होगा नहीं होगा? अगर ये ओरिजिन है और ये R1 पॉजिटिव है तो R2 नेगेटिव होगा नहीं होगा? ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि साहब M1 R1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2 R2 ना, मतलब सेंटर मास के अबाउट दो पार्टिकल्स के मास मोमेंट की वैल्यू इक्विवेलेंट, या वेक्टर सम क्या होता है? नहीं समझ में आई बात? तो याद रहे, यही चीज अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं, इन मैग्नीट्यूड, तो क्या मैं इसे बात कर सकता हूं M1 R1 इक्वल टू M2 R2?
बोलिए। तो क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1r1 बराबर m2r2 लिखेंगे? यस लिखेंगे। तो हमें एक नई डेफिनेशन मिली सेंटर ऑफ मास की। सब इट इज द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच वेक्टर सम ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए, इस सिचुएशन के अंदर भी अगर मैं यहां कहीं सेंटर ऑफ मास था, ओ को उठा के वहां ले गया, तो ये टर्म जीरो होगी नहीं होगी? तो इन सबका वेक्टर सम जीरो होगा नहीं होगा? हमने दो पार्टिकल से समझा, लेकिन है तो वैलिड सबके लिए ना। तो वी हैव न्यू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर। एक तो हमने क्या लिखी, इट इज अ पॉइंट एट विच पोल मास ऑफ द सिस्टम सपोज टू बी कंसंट्रेट फॉर डीलिंग और ट्रांसलेटिंग मोशन। दूसरा क्या, इट इज अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच वेक्टर सम ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जब भी वो किसी सवाल में पहले से ही बोल दे कि मुझे सेंटर ऑफ मास यहां चाहिए, तो आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता लग गया। अब उस पॉइंट के अबाउट m1r1 बराबर m2r2 कर दो, तो हमें सवालों के आंसर फटाफट मिल जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? तो पहले ये कॉपी करो, फिर हम दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सेंटर ऑफ मास है। हालांकि जहां सेंटर ऑफ मास होता है, फिजिकली वहां कोई मास प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है। अभी उसकी बात मैं समझा दूंगा आपको। और ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अगर आप सेंटर ऑफ मास को ढूंढने निकलोगे तो वो बोलेगा नहीं कि साहब मैं यहां पे हूं। तो मैथमेटिकली आपने पॉइंट ढूंढ लिया। नहीं समझ में आई बात? बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत जबरदस्त है फिजिक्स के अंदर, बहुत जबरदस्त। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में चीजें देखने में बड़ी आसान हो जाती है, मैंने आपको पहले सिखाया था। नहीं तो है बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। पर फिलहाल ये कॉपी करो, फिर बात करते हैं। पहले डिस्क्रीट का पढ़ेंगे, बाद में कंटिन्यूस की बात करेंगे। वो खुद देता है, वो तेरी मर्जी में, जिसको मान लो उसको कोई फर्क चलेगा ही नहीं है? हाँ हाँ, वो तो अभी सवाल करेंगे ना, अपन सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। ओके, तुम्हारी क्लास का रिव्यू आ गया साहब। थोड़ा सा कैमरा एंगल सही नहीं, बाकी सब ठीक चल रहा है। एक बार फिर कर लेंगे। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें तो बस मेहनत करनी है, ईमानदारी से। खुद का कॉन्शियस ऐसा बोलना चाहिए कि साहब मैं मेहनत कर रहा हूँ ईमानदारी से। बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो, वो सब कर लेंगे। अभी गुप्ता जी ने शुरू किया ना, कल एक छठे में रिवीजन हो गया ना, 3 क्लास में रिवाइज करवाएंगे वो, 3 लेक्चर में तुम्हारा ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर मैं उधर में उठाऊंगा मैकेनिक्स। हम रिवाइज करेंगे। मैं अभी, कल मेरी क्लास नहीं थी, मेरे तीनों बच्चों की तबीयत खराब थी, तीनों को वायरल था और रात भर उनको बुखार था। तो भी मैंने बैठ करके पूरी रात एनएलएम के शॉर्ट नोट बनाए, कंप्लीट शॉर्ट नोट रात में मैंने कल कल रात को तैयार कर ली। आपके, हाँ आपके पास शॉर्ट नोट मिल जाएंगे आपको, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सब लोग करते हैं, जितने भी टीचर है, तुम्हें लगता होगा ऐसे। बच्चे के लिए बड़ा आसान होता है कहना, उसको तो बेचारे खुद की मेहनत दिख रही होती है, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसका परेशान होना जायज है। तो ये म्यूचुअल है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अभी मैं लिखाऊंगा, तो यहाँ कॉपी कर लो। यहां तक जब कॉपी कर लो, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बढ़े? 1 तारीख को आएंगे, 1 तारीख है। बोतल तो नहीं मिलेगी, उसको भूल जाओ, बोतल वो डिलीटेड है। नहीं नहीं, वो तो इन्होंने, मैंने सैंपल डाला था वहां पे। हाँ यस, जब सिलेक्शन हो इनका, जब विक्ट्री सेलिब्रेशन, तब कहना कि वो बोतल का है। बढ़े? लिखो, यहाँ यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। यहाँ लिखो। लिखो, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम हियर it is clear that, from here it is clear that
center of mass of the system is the point, center of mass of the system is the point, center of mass of the system is the point with respect to which, with respect to which, with respect to which vector sum of mass moment, with respect to which vector sum of mass moments of all the particles of the system, of all the particles of the system equal to 0, equal to 0. That means that means with respect to center of mass, with respect to COM, we can say the value of M1 R1 plus M2 R2 up to the Mn Rn इक्वल टू 0, ये लिख दिया यहां पर। सभी पार्टिकल्स के मास मोमेंट का वेक्टर सम क्या मिलेगा? 0। तो जब भी हमें सवाल के अंदर पहले से बोल दे कि हियर इज द सेंटर ऑफ मास, तो उस पॉइंट के अबाउट क्या कर देना है? M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। यहीं से दो इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आने वाली हैं, और वो क्या? देखिए, अभी मैं एक सिंपल चीज आपको समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझे। वो क्या है कि मान लीजिए, एग्जाम्पल ध्यान से समझना, कि अगर मान लो मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल M1 मास का है और ये पार्टिकल M2 मास का है, राइट? अब ध्यान से समझना, अगर मान लेता हूं मैं कि सब M1 इज ग्रेटर देन M2 है, मतलब कौन सा पार्टिकल हेवी है? M1। तो यहां से एक बात तुम्हें समझ में आ जाती है कि M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होगा। तो जिसका मास ज्यादा है उसका R, मतलब सेंटर ऑफ मास, उसका डिस्टेंस कम होगा, तो सेंटर ऑफ मास हेवियर मासेस की तरफ शिफ्ट होगा। तो आप सीधी सीधी बात करेंगे, ध्यान से समझना, यहां सेंटर ऑफ मास मान लिया जाए COM, ठीक है, ये है R1 और ये क्या है बताइए? R2, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन में R मान लेता हूं। मुझे बताइए, क्या R का मैग्नीट्यूड R1 प्लस R2 के बराबर होगा? तो R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू R, इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? वेरी गुड। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है, लेकिन एक बात ये भी तो सच है कि विद रिस्पेक्ट टू COM, M1 R1 का मैग्नीट्यूड M2 R2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे R1 और R2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो हमें ऑलरेडी बताया कि M1 R1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2 R2 होता है। माइनस साइन ये शो करता है कि एक पार्टिकल अगर लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है, दूसरा राइट पे, यानी एक का मास मोमेंट पॉजिटिव है, दूसरे का उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, ताकि वेक्टर सम 0 मिल जाए, राइट? अब ध्यान से समझे, अगर मुझे R1 चाहिए तो मुझे इस इक्वेशन से R2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, R2 को कैसे एलिमिनेट करूंगा कि साहब? R1 प्लस, यहां से R2 की वैल्यू बताइए, M1 R1 बाय, तो M1 R1 बाय M2 विल बी इक्वल टू R ना, एग्री? अब क्या करते हैं हम, यहां से R1 को कॉमन ले लें, तो R1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस M1 बाय, क्या इसको M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M2 लिख सकता हूं? दैट मस्ट बी इक्वल टू R ना। समझ में आ गया ना मैंने कैसे लिखा? हेलो, यहां से R1 की वैल्यू बताइए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो M2 R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये R1 मिला। क्या आप यहीं से R2 डायरेक्टली बता सकते हैं? बताइए R2 क्या मिलेगा? M1 R अपॉन M1 प्लस M2, एग्री? अब देखिए, यहां से एक मजेदार चीज और आएगी। ये R1 क्या है? सेंटर ऑफ मास से R1 का M1 का डिस्टेंस, और R2 क्या है? नहीं समझ में आई बात?
तो आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि, सुनना ध्यान से, मास मोमेंट ऑफ, अभी देखना एक चीज आएगी जो मैं तुम्हें सिखाई थी, मोमेंट ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू COM, क्या आप इसको m1 r1 लिखोगे? अरे ये तो लिखोगे। क्या आप r1 वहां निकाल चुके हैं? जरा आप मल्टीप्लाई करो तो, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय r इज द म्यू r। मैंने कहा था जब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में चीजें लिखते हैं तो ना m1 आता है, ना m2 आता है, ना r1 आता है, ना r2 आता है, ना v1 आता है, ना v2 आता है। हाँ, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? मास m1 m2 नहीं आएगा, ना r1 r2 आएगा। m1 m2 किससे रिप्लेस होगा? म्यू से। और r1 r2 किससे रिप्लेस होगा? r से। और ये जबरदस्त चीज, जानते हो म्यू क्या होता है? रिड्यूस मास, हम पहले ही बात कर चुके हैं ना। अच्छा एक और बात बताइए, अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में r1 m1 r1 इक्वल टू m2 r2 है, तो जब मैं m2 r2 करूं तब भी म्यू r ही आना चाहिए, और वो आएगा। आप देखें, मास मोमेंट ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू COM, क्या ये m2 r2 होगा? आप देखिए, ये रहा आपके पास r2, इसको m2 से मल्टीप्लाई करो, क्या म्यू r आ गया? क्या समझ में आया कि अगर मैं चीजों को सेंटर ऑफ मास से पे बैठ करके देखूंगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करूंगा, तो ना m1 आएगा, ना r1 आएगा, म्यू आएगा और r आएगा। म्यू आएगा, और जब ये चलने लगेंगे पार्टिकल्स, तब ना सेंटर ऑफ मास से देखने पर ना v1 आएगा, ना v2 आएगा, vc भी नहीं आएगा। सोचो क्या आएगा? सोचो क्या होगा? म्यू v रिलेटिव। हाँ समझो, अरे समझो भाई, जल्दी नहीं। एक बात बताइए, ये r1 क्या है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन। r2 क्या है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन। r क्या है? m2 के रेस्पेक्ट में m1 का, या m1 के रेस्पेक्ट में m2 का? नहीं समझ में आया? तो जब मोशन करेगा पार्टिकल, तो इस r की जगह क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर, v रिलेटिव आ जाएगा ना। नहीं समझ में आया? और आपको इसका फायदा मिलेगा, आपको इसका फायदा मिलेगा जबरदस्त। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल एक स्टेप में आएंगे, दिखाया था वही सवाल अपन रिपीट करेंगे, और रिवीजन भी होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा कि सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। अब ध्यान से समझ लेना, देखो दुनिया यहां खत्म कर देती, मैं कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, उसका कारण क्या मैं ये बता देता हूं। नहीं समझ में आई बात? तो दुनिया ने जहां खत्म किया तो तुझे बताया ना भाई, तो तू दुखी क्यों हो रहा है? जब मैं ये बताऊं तो आंखें बंद कर ले। गलत है क्या? प्रॉब्लम तब है जब मैं कोई कंटेंट छोड़ रहा हूं। नहीं समझ में आई बात? और जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उससे फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि तेरी बड़ी कैलकुलेशन छोटी से रिप्लेस हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ना m1 आता है ना m2 आता है, क्या आता है? म्यू। ना r1 आता है ना r2 आता है, क्या आता है? और वो r क्या है? एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन। तो जब मोशन की बात करेंगे तब भी ना m1 आएगा ना m2 आएगा, क्या आएगा? म्यू। ना v1 आएगा ना v2 आएगा, क्या आएगा? एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी। डोंट बी सैड, जब v आएगा तब देखा जाएगा। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। मतलब देखो मेरी बात सुन, मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ भाई? अरे चीजों को सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा? ओ के रेस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला किसके रेस्पेक्ट में? अगर ओ को उठा के यहां ले जाओ तो किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब लिखा तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 आया नहीं आया? आया ना। वही चीज अपन ने एलोबरेट कर दी और मैथमेटिकली प्रूव कर ली कि देखो वहां म्यू आर आ रहा है और दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों
बराबर आ रहे हैं। अभी फिलहाल इतना लिखो, पोजीशन पोजीशन खेलेंगे, जब वेलोसिटी पे आएंगे तब उसकी बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, यहाँ पे भी तो जीरो है, मोमेंट भी जीरो। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो एक प्लस म्यू आर आएगा, दूसरा ये लिखा हुआ यहाँ पर, ये रहा, ये पोजीशन है। हाँ, ये पोजीशन ऑफ एम वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन ऑफ एम टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दो पार्टिकल दे दे, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दे, दोनों का मास दे दे, किसी भी एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछो तो इनसे निकाल लोगे ना, इसको यूज करके। बिल्कुल, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन। ये वाला तो कर लिया ना कॉपी। अब सेंटर ऑफ मास के सवालों को बेटा डेली के डेली करेंगे, ठीक है। तो आज का जो भी कंटेंट अभी पढ़ा है उसका होमवर्क मैं आज ही दे दूंगा, और आते पहले उनको डिस्कस करेंगे। तुम्हें कहाँ तक मिली है लिपि? अरे वैकेंसी पावर की नहीं, टोटल नंबर ऑफ ईएलपी कितनी मिली? 18 ना, तो 15, ये 12 के बाद से वर्क पावर का सवाल आना चालू हो गया होगा उसमें। होंगे बेटा होंगे। अब अभी 26 तक मैंने बना के दे दी थी उनको, अभी बोल देंगे आज ही। ये इसी का तो पंगा था कल। अपने पास बेचारा एक तो बंदा है, वो एसएम फिजिक्स का काम करने वाला एसएमडी में, उसको उन्होंने दूसरी डाउट क्लासेस में और लगा दिया, ऑनलाइन की में। वो कितना काम करेगा एक बंदा, इतने बेचे चल रहे हैं, सारा काम वो अकेला करता है। भाई हम तो ईएलपी बना के दे देते हैं, उसकी करेक्शन चेक करना, टाइपिंग करवाना, सीक्वेंसिंग करना, वो तो एक ही आदमी करता है ना। और तो वो तो मैं डाल दूंगा बने और है। अरे यार, वो तो सब मेरे पास रेडी रहता है, शाम को मैसेज छोड़ दिया करो सर, वो ईएलपी डालनी है, मैं डाल दूंगा 10 मिनट में। नंबर दिए तो थे मैंने, नंबर दिए थे मैं तुम्हें यार, फिर है ना। एक सेकंड, ये लाइव जा रहा है सारी दुनिया। वो मैं कटवा दूंगा उस सवाल तो तुम्हें खुद आंसर निकाल के लेके आने, राइट। पहला एग्जाम्पल, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये 4 kg मास का है और ये 8 kg मास का है, राइट। इनके बीच का सेपरेशन 24 मीटर है, कितना है? पोजीशन ऑफ COM फ्रॉम 4 kg मास,
जल्दी बताएंगे आप सब लोग। हाँ जी, 16। ठीक है, इसका भी बताओ। उसको M1 मान लेंगे, तो R1 कैसे निकालोगे? M2R अपॉन M1 प्लस M2 ना। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। M2 कितना है भाई? 8। R कितना है? 24। M1 प्लस M2 कितना है? 12। 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, क्या? मान ले तो उससे डिस्टेंस मिल जाएगा ना, फिर R सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का। अरे बोलो भाई। तो अगर आप इसको ओरिजिन पे मानेंगे तो इसका R1 तो क्या हो गया? 0। तो ये टर्म क्या हो गई? M2 कितना? 8। और R2 कितना? 24। तो वही रिजल्ट मिल गया ना, देखो। जिस पार्टिकल से पोजीशन पूछा है उसको ओरिजिन में मान लो, तो उसका M1 R1 0 हो जाएगा, और उससे दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस है वो R2 हो जाएगा। आप समझो ना यार, नहीं समझ में आई बात? अगर मैं इसको यूज करूंगा, अच्छा प्लस माइनस तो आपकी चॉइस है ना। अगर आप इसको माइनस लेना, इसको ओरिजिन पे लेना, वो माइनस लेना चाहते हो मान लो, तो वो अपना आप ही माइनस पे बता देगा पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब से M1 इंटू 0, क्योंकि इससे पोजीशन बतानी है अपन को, प्लस M2 कितना? 8 ना। R2 कितना? -24। अरे ये ओरिजिन पे रखा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ना। डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कितना? 12 ना। आंसर क्या आया? -16 मीटर। मतलब यहां से लेफ्ट साइड में। नहीं समझ में आया? अब इस पे आ जाओ। कहां से बताया है? 8 kg से। तो इसको M1 मान ले, इसको M2 ले लेते हैं, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? M2 कितना? 2। R कितना? 5। डिवाइड बाय M1 प्लस M2 कितना? 10। कितना मिला? 1 मीटर। जरा मुझे एक बात बताइए, क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होता है? तो क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में M और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है? तो क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर M और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मास के इनवर्स रेशियो में मिलेगी? अरे यार, अगर M और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M होगा नहीं होगा? तो जो मास का रेशियो होगा उसके इनवर्स रेशियो मिलेगा ना। जरा बताइए यह मासेस का रेशियो क्या है? 8:2, मतलब 4:1। तो इसको 4:1 में डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आया? तो मासेस का रेशियो क्या है? 4:1। तो सेंटर मास का पोजीशन 1:4। तो 5 को अगर 1:4 में डिवाइड करोगे तो 1 और 4 ही तो आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आई बात? अदरवाइज हमें पता है कि सेंटर मास का पोजीशन मास के इनवर्स रेशियो में होता है, तो जो मासेस का रेशियो होगा उसके इनवर्स रेशियो में डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। हाँ बिल्कुल। अगर यहां से पूछता तो 4 मीटर आता, वहां से पूछा तो 1 मीटर आया।
अब ये तो बहुत बेसिक सवाल हो गया। अब एक चीज और समझना, क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे और मैं पहले क्वेश्चन लिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझदारी से करना होता है। अगर आप विद साइन यूज करोगे वेक्टर के साथ तो विद साइन आंसर मिलेगा, और अगर अकल लगा लोगे कि यार मैग्नीट्यूड देखना है मेरे को, मुझे पता है हेवी जो मास होता है उससे सेंटर मास का डिस्टेंस कम होता है और लाइट से ज्यादा होता है। आप समझे इसको ध्यान से। पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इसी क्वेश्चन को, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, तो डायग्राम आप बाद में लिखेंगे, बनाएंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। डायग्राम में समझा देता हूं क्या है कि साहब एग्जांपल जो हम लिख रहे हैं, ये मास कितना है हमारे पास, इसको मैं इधर इस टाइम 4 kg लिख रहा हूं, राइट। ये m1 है, और जो दूसरा मास है वो कितना है हमारे पास, 8 kg ना, अरे बोलो, ये m2 है, मैंने एक्सचेंज कर दिया मासेस को, लेफ्ट राइट बदल दिए पोजीशन। और ये जो डिस्टेंस है r, ये 24 मीटर है। यही वाला क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इन गिवन सिचुएशन, डायग्राम बाद में बना लेना, इन गिवन सिचुएशन इफ 4 kg mass shifted, if 4 kg mass shifted rightward, if 4 kg mass shifted rightward by 1 meter, by 1 meter, then what should be, then what should be shift in position of 8 kg mass, then what should be shift in position of 8 kg mass, so that position of center of mass will not change, so that position of center of mass will not change। आपसे कहा जाता है कि अगर मैं 4 kg मास को राइटवर्ड 1 मीटर शिफ्ट कर देता हूं, तो इसको कितना शिफ्ट करूं और किस डायरेक्शन में शिफ्ट करूं ताकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ना बदले। अब पहला सवाल समझना, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं था। जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला है उसी को हम शिफ्ट की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें इधर। मैं लिखूंगा डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये समझ में आ गई बात। आपसे क्या कहा है सवाल में कि सर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज, मतलब ये क्या होना चाहिए, जीरो। नहीं समझ में आई बात। जीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस विल गिव्स, तो क्या मिला, m1 डेल्टा r1 इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा r2। आप जरा मुझे बताइए m1 कितना है, 4, कितना शिफ्ट किया, राइट वर्ड पॉजिटिव लिया ना, तो ये 1 लिख दूं, इक्वल टू माइनस m2 कितना, 8, डेल्टा r2 मुझे चाहिए, ये क्या हुआ, 2 टाइम्स कैंसिल, तो बताइए डेल्टा r2 क्या मिला, माइनस ऑफ 1/2 मीटर ना, माइनस का मतलब इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मजेदार चीज क्या है, शिफ्ट का रेशियो भी 1:4 है। इसको आपने 1 मीटर शिफ्ट किया था, वो मास उसका 4 गुना है, तो उसका 1/4 शिफ्ट करना पड़ेगा उल्टा। अब सॉरी 2 गुना है, तो हाफ शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया भाई। 4 kg मास है, क्या आपने राइटवर्ड शिफ्ट किया 1 मीटर, क्या ये मास इसका 2 गुना है, तो उसका हाफ शिफ्ट करना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि मासेस का रेशियो 1:2 है, तो शिफ्ट का रेशियो 2:1 में होना चाहिए। तो जिसको जो शिफ्ट किया इसका 2 गुना है, मतलब जितना उसको शिफ्ट किया उसका आधा शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास डबल है ना। यस, अगर उसको आपने 1 मीटर शिफ्ट किया होता तो इसको 2 करना पड़ेगा, तब सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। हाँ, नहीं समझ में आया है क्या चीज, सेंटर ऑफ मास को अगर उसी पोजीशन पे रखना है, हाँ, तो डेफिनेटली आपको शिफ्ट का रेशियो भी मास के इनवर्स रेशियो में ही रखना पड़ेगा। हेलो,
और पता है ये कहानी समझ में आ गई तो ये कहानी पूरे चैप्टर में चलेगी। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बहुत कॉमन सवाल है कि साहब तो मास, ये इन्हीं की बात करते, इसी की बात करते। मान लो, रुक जाओ एक मिनट के लिए, रुक जाओ। मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारे ये बहुत ज्यादा हेवी है, मतलब प्लेनेटरी मासेस है। क्या है ये? आप समझना ध्यान से। अगर ये प्लेनेटरी मासेस है, इसको बोल दिया मैंने 4m। क्या बोल दिया? ये 4m है और ये m है, राइट। और इनके बीच का सेपरेशन मैंने 5r बोल दिया। क्या बोल दिया? बताइए यहां से कितना डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास? 4r ना। यहां से कितना होगा? तो ये सेंटर ऑफ मास होगा नहीं होगा? तुम खुद बताना, ये होगा नहीं होगा? ये r है कि नहीं? ये 4r है कि नहीं? ये बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, इनको छोड़ा तो इनिशियली रेस्ट पे थे नहीं थे, सिस्टम का मोमेंटम जीरो था नहीं था, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं? मोमेंटम कंजर्व रहेगा नहीं रहेगा? दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चलेंगे नहीं चलेंगे? क्या सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स लगा? क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था? तो वो रेस्ट पे रहना चाहिए। ये कहां टकराएंगे? सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास पे आगे टकराएंगे? सेंटर ऑफ मास हिलना ही नहीं चाहिए ना वहां से। तो अगर ये टकराए तो कहां टकराएंगे? कहां टकराए? अरे बोलो ना भाई, कहां टकराएंगे? अब समझना, सेंटर मास पर अगर टकराए तो आप मुझे बताइए ये गरीब कितना चला? आर। वो गरीब चला 4r, तो वो तेजी से चला होगा, ये स्लो चला होगा। ये शिफ्ट हुआ आर, तो वो शिफ्ट हुआ 4r। शिफ्ट का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास में जाएगा। वो भी जाएगा उसी रेशियो में, इनवर्स रेशियो में। अगर उसकी वेलोसिटी v हुई टकराते वक्त तो इसकी 4v होगी। नहीं समझ में आया? हाँ बिल्कुल यही तो होता है, बिल्कुल यही यही चीजें बदलेंगी। देखो यही सारे फॉर्मूले वेलोसिटी की फॉर्म में आ जाएंगे, ये सभी फॉर्मूले फिर एक्सेलरेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। वो हम सब कर लेंगे। पहले आप तो ये वाला सवाल कॉपी करो, अभी उसका एक ही पार्ट किया है मैंने, एक पार्ट और करूंगा। क्या क्या? हाँ डेफिनेटली, ऑलवेज वैलिड। ये आया ना समझ में? इसी क्वेश्चन को एक बार फिर करेंगे अभी, उसको कॉपी कर लो। हाँ जी, बढ़े। लिखो, इन अबाउ क्वेश्चन, in above question, if m1 is shifted left side by 2 meter, if m1 is shifted left side by 2 meter, and it is observed that, and it is observed that center of mass, center of mass is shifted rightward by 1 meter, उसको मैंने कितना शिफ्ट किया m1 को? 2 meter ना. It is observed that center of mass shifted rightward by 1 meter. Then find out shift in position of m2. Then find out shift in position of m2. याद रहे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, आप समझे? क्या हम इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे? अब सुनना ध्यान से, आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन किधर शिफ्ट करके दिया है?
12, 12 को यहां मल्टीप्लाई करो, तो 20 इक्वल टू 8 डेल्टा R2। तो बताइए डेल्टा R2 की वैल्यू क्या मिली? 2.5 मीटर। पॉजिटिव मतलब राइट वर्ड। नहीं समझ में आया? तमीज से विद साइन वैल्यू लिखो, आंसर मिल जाएगा। साइन का ध्यान रखना है, हम सब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर राइट वर्ड डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होना चाहिए। आगे समझ में? पर यार सेंटर मास शिफ्ट कर देना, परेशान हो जाएगा। हाँ देखो मेरी बात, अगर सेंटर मास को शिफ्ट नहीं करता तो रेशियो से बन जाता, पर सेंटर मास शिफ्ट कर दिया तो फिर अब रेशियो में एक्स्ट्रा अकल लगानी पड़ती है, वहां तुम गलती 100% करोगे। इससे अच्छा फॉर्मूले में वैल्यू डालो। ठीक है? हाँ अब समझना ध्यान से। अब हमें पता है कि यार सेंटर मास की पोजीशन में जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं R1 R2 R3, वो पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर तो IJK की फॉर्म में हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है? तो 3 पार्टिकल्स हमारे पास 1 kg 2 kg और 3 kg के, उनके पोजीशन वेक्टर दे दिए जाते हैं। अब पोजीशन वेक्टर को या तो वो IJK की फॉर्म में लिख देगा, या फिर कोऑर्डिनेट लिख देगा ना, सब 0,1,2 3, then -1, -1, 2 and 2,3,4 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि सब M1 यहां रखा हुआ है, M2 यहां रखा हुआ है, M3 यहां रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? फाइंड आउट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड आउट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से समझना, आर सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए, क्या करूंगा? M1 R1 प्लस M2 R2, ध्यान से समझना, प्लस M3 R3 होल डिवाइडेड बाय टोटल मास ना। टोटल मास कितना है भाई? 6 kg ना। M1 प्लस M2 प्लस M3, एग्री? तो अपन क्या करेंगे, इसको 6 को 1/6 को बाहर ले ले, बोलो ना यार। अच्छा M1 कितना? 1 ना। ये R1 है कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? I कोमा 2, सॉरी I के प्लस 2 +3 के ना। क्या ये R1 है? M1 इज 1, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा ना। तो क्या ये M1 R1 है? आया समझ में? कोई गड़बड़ नहीं है ना? वेरी गुड। प्लस M2 2 kg था, ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जल्दी बताओ। -2 I -2 J +4 K। क्या ये M2 R2 मिला? +3 kg था, तो बताओ कितना? 6 I +9 J +12 K। अब जरा बताइए, 1/6 को बाहर रखें, I कितना है टोटल? ये तो 1 है, ये -2 है, पक्का? 5 I प्लस 2 -2 कैंसिल,
9 jk plus 3 and 4 7 and 12 19 and this is the answer of the question. नहीं समझ में आया? सिंपल, विद साइन तमीज से वैल्यू रखनी है, आंसर मिलेगा. कई बार क्या करता है, तुम्हें ऐसा सवाल मिलेगा, मैं पहले अवेयर कर रहा हूं कि इसके कोऑर्डिनेट दे देगा, इन दोनों के दे देगा और इसका पूछ लेगा, तो आप बुरा थोड़ी मान सकते हो. नहीं समझ में आई बात? अरे भाई वो कहते साहब एक पार्टिकल m1 पार्टिकल हमें नहीं पता कहां रखा हुआ है, m2 यहां रखा हुआ है, m3 यहां रखा हुआ है, पर सेंटर मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट दे देगा, तो r1 निकाल लेंगे ना भाई. इसी सवाल के अंदर वो कहता है साहब सेंटर मास यहां मिला, m2 यहां है, m3 यहां है, बताओ m1 कहां है, तो मिल जाता ना आपको ये. नहीं समझ में आया? क्या देख रहा है? पद चिन्ह. बहुत फेमस इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है. हाँ ये वाला, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड आर है, आर आर एंड आर. तीन पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ओरिजिन पे है m1 जिसका मास 1 kg है, दूसरा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है m2, इसका मास 2 kg है, थर्ड पार्टिकल यहां रखा हुआ है और इसका मास m3 है जो कि 3 kg है. राइट? ये जरूरी नहीं है कि वो आपको डायग्राम बना के दे, वो आपको लैंग्वेज भी यूज कर सकता है कि तीन पार्टिकल से 1 kg 2 kg और 3 kg के. राइट? और 1 kg का पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है, 2 kg का पार्टिकल एक्स एक्सिस पे r डिस्टेंस पे रखा हुआ, 3 kg का पार्टिकल इस तरह से रखा हुआ है कि वो तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है. नहीं समझ में आई बात? तो आप एक को ओरिजिन पे रखोगे, दूसरे को एक्स एक्सिस पे r डिस्टेंस पे रखोगे, अब तीसरा वहां रखोगे कि उसको ज्वाइन करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो अपना आप ही वहां रख दोगे ना उसको. है? हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज वार्ज देके बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे होते हैं, वैसे ही है ना. आया नहीं आया समझ? बहुत बेसिक चीज है. हमें इसके सेंट्रोमास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. अब ध्यान से समझना, हम अब तक जो सेंट्रोमास के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उसमें पोजीशन वेक्टर आर 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 लिखे जा रहे हैं, तो अगर सेंट्रोमास सारे के सारे पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस रखे हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये हमारे सारे आर जो है वो एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे. अरे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल मास ना, अगर सारे के सारे पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस रखे होते तो. नहीं समझ में आई बात? और सारे पार्टिकल जेड एक्सिस रखे होते तो. ये भी तो पॉसिबल है कि सिस्टम का सेंटर मास कुछ ऐसी जगह पे मिले कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करे, वाई भी एग्जिस्ट करे और जेड भी एग्जिस्ट करे. इट मे बी पॉसिबल कि दो ही कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करें. अगर प्लेन में रखा हुआ है तो दो कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे, एक एक्सिस में रखा हुआ है तो वन कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, स्पेस में रखा हुआ है तो. नहीं समझ में आई बात? जैसे वो कॉर्नर है, ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, वो वाई ले लेता हूं, ये जेड ले लेता हूं. अब यहां कोई पार्टिकल है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट होंगे ना. इस प्लेन में रखा हुआ, इस वॉल के प्लेन में तो दो कोऑर्डिनेट होंगे, फ्लोर के प्लेन में तो भी दो कोऑर्डिनेट, उस वॉल के कोऑर्डिनेट पे तो भी. नहीं समझ में आई बात? तो इस तरह से हमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट तीनों मिल सकते हैं, या कोई दो मिल सकते हैं, कोई एक ही मिले, डिपेंडिंग ऑन कि पार्टिकल्स कितने हैं और कैसे रखे हुए हैं. हेलो, समझ में आ गई बात? अब यहां समझना, आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि तीनों पार्टिकल्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है. बताइए m1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0. m1 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जो ओरिजिन पे रखा है उसका एक्स वाई और जेड सब 0 है. जो एक्स एक्सिस पे रखा होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, वाई 0, जेड भी. भाई यहां तो जेड है ही नहीं, मतलब नहीं, अगर होता तो भी 0 होता ना. जो वाई एक्सिस पे रखा होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है, एक्स 0 होता है और जेड 0 होता है. अच्छा, ये तो ना एक्स पे रखा हुआ ना वाई पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा. और बात समझ में आ गई? जरा मुझे बताइए m1 का x1 कितना है? पक्का?
y1 कितना है m2 का, x1 कितना है, x2 कितना है r, y2 कितना है, m3 के बारे में बात करें तो x3 कितना है, परफेक्ट r/2, और y3 कितना है, ट्यूबलाइट जली, ये एंगल कितना है पूरा 60, तो ये कितना होगा 30, ये क्या है r, तो ये क्या बनेगा r cos, तो y3 की वैल्यू r cos 30 के बराबर होगी ना, cos 30 क्या होता है, तो क्या मिलेगा √3r/2। क्या तीनों पार्टिकल्स के एक्स कोऑर्डिनेट पता है, क्या तीनों के वाई पता है, तीनों के मास पता है, तो सेंट्रोमास के कोऑर्डिनेट बताओ, हो जाओ शुरू। एक्स सेंट्रोमास बताना है और फिर वाई सेंट्रोमास बताना है। किसको निकालने पे, साइन 60 किस निकालेगा, चलो अपना अपना सबने सोल्व किया, या उम्मीद पे दुनिया का आया, मैं बैठी आ रहा हूँ, उम्मीद पे दुनिया का आया, सोल्व किया करो बेटा, कैसे काम चलेगा। सारी वैल्यूज तो लिखी थी, अब तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही था। चलिए m1 कितना 1, r x1 0 ना, तो m1 x1 क्या 0, m2 कितना x2 कितना r, तो 2r प्लस m3 कितना 3 r, x3 कितना, तो ये समझ में आ गया ना, ये होगा x3 जिसकी वैल्यू r/2 होगी ना, वेरी गुड, तो ये 3r/2 डिवाइडेड बाय 6 ना, अरे बोलो, तो 2r प्लस 3r/2, तो कितना बना 7r/12 ना, अरे नीचे 6 भी तो है भाई, नहीं समझ में आई बात, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा बताइए, आई कैप ना, एग्री, वाई के बताओ, ये तो 0, ये भी 0, अरे जो एक्स एक्सिस पे रखे हुए उनका वाई 0 होता है भाई, प्लस 3√3r/2 ना, कहाँ चला गया वही, तो 3 क्या √3r/2 डिवाइडेड बाय 6 ना, नहीं समझ में आया, कितना मिला बताओ, 3√3r/12 JK, वो तो आप सिंप्लीफाइड कर लो बाकी तो, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ही फटाफट निकाल के बताना, इज वेरी इजी। इस बार हम स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर, ध्यान से समझना, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और ये हैं चार पार्टिकल्स, ये हमारे पास है 1 kg, ये है 2 kg, ये है 3 kg, और ये है 4 kg, राइट, r r r and r, x center of mass and y center
बिल्कुल आएगा। कर ना, आगे तो कर। नहीं आया? इतना क्या घबराते हो तुम लोग? इसको तो मैंने कभी सोल्व करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्यों नहीं करती तू सोल्व? बेटा ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी तेरे डायग्राम बनाया है तो तू सोल्व करना शुरू करेगी। हाँ बेटा बोल। हाँ डेफिनेटली। वो तो गलत है, इतना लंबा थोड़ा सोल्व निकालेगी। तो तेरे लिए कैलकुलेशन मुश्किल नहीं हो जाएगी? पहले तूने इनका निकाला, यहाँ मिला, फिर इनका निकालेगी तो ये एंगल वेंगल भी निकालने पड़ेंगे, ड्रामा नहीं होगा। सीधे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है सबके, तो डायरेक्ट निकालो। आ गया? क्या क्या है बता। R/2 7R/10। ओ भाई साहब, हम अलग वेशभूषा में बताएंगे। 0.7R। ये पता है इन सब चीजों से क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, दिस इज ओनली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये तो बेटा एक बार मुझे बताना था कि कैसे निकालना है, इसलिए मैंने लिखा। तुझे नहीं लिखना था। तू खुद बताए, तेने खुद ने लिख दिया ना। इसका एक्स कितना है? 0 ना। इसका एक्स कितना है? R। इसका एक्स कितना है? 0। एक्स 0 है ना, एक्स इधर नपता है। नहीं समझ में आई बात? इसका एक्स कितना है? R। तो सबका एक्स पता है। इन दोनों का y 0, इन दोनों का y R के बराबर है। तो सीधा वैल्यू लिखो। नहीं समझ में आई बात? अब सुनो मेरी बात। हम बताएं सबसे पहले m1 कितना? 1। x1 कितना? 0। प्लस m2 कितना? x1 कितना? R ना। परफेक्ट। ये 3 ले ले तो m3 कितना? x3 कितना? R। x को इधर नापा जाता है, y को इधर नापा जाता है। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। प्लस 4 × 0, क्योंकि इसका x 0 है। बोलो ना भाई। टोटल मास कितना? 10 ना। 2 + 3, बोलो ना। क्या मिलेगा? R/2 ना। नहीं समझ में आया है? 1 2। समझ में आ गई? आंसर में कोई चेंज? तो बना इसको m1 मान, इसको m2 मान, इसको m3 मान, इसको डजेंट मैटर, आंसर वही आना है। पर हम उस सीक्वेंस में चल लिए से। तो बताओ m1 क्या है? 1। x1 क्या है? इसका m2 2, x2 कितना? इसका m3 3, x3 कितना? नहीं समझ में आई बात? m4 कितना? 4। इसका x कितना? 0। नहीं समझ में आया? अब समझना, y सेंटर मास निकालते हैं। m1 कितना? m1 1, y1 0। m2 कितना? y2 0। जो x पे रखे होते हैं उनका y 0 है, जो y पे रखे उनका x 0 है। प्लस m3 कितना? r, ये ना r। प्लस 4r डिवाइडेड बाय 10। आंसर इज व्हाट? 7R/। नहीं समझ में आया? पक्का? मुझे मॉड्यूल दो। देखिए, कंसेप्ट बिल्डर नंबर 1 और उसके पहले की इलिस्ट्रेशन भी करेंगे, और कल से कंसेप्ट बिल्डर 1 पूरा करेंगे। समझ में आ गई बात? और एक्सरसाइज 1 में भी आ जाओ। एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, राइट?
कंसेप्ट बिल्डर 1, एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और इलिस्ट्रेशंस, ये परफेक्टली सोल्व करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वो तेरी मर्जी में सोल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर, इट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। हो जाएगा बेटा सब धीरे।